हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे जिसका नाम है टारगेट ITI एग्ज़ाम। और आज हम जो लेके आए हैं वो है इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज तीसरा लेक्चर है। और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो भी हमारे किससे हैं जो अभी तक मेरे 6 या 7 जो हमारे थियोरेटिकल जो लेक्चर हुए हैं उन्हीं के बेस पे आज हमने क्वेश्चन रखे हैं। जैसे आप पिछली मेरे 2 क्वेश्चन की सीरीज देख भी रहे होंगे, उसी के जैसे ही हमारे ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन अलग है लेकिन है बेस वही। और उसमें भी आज हमने जो लिए हैं वो लिए हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के क्या है पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो लेक्चर को आप पूरा देखा करो। ठीक है, कोशिश किया करो कि लेक्चर को पूरा देखो और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया करो, है ना। ये क्या है कि अगर आप क्वेश्चन रटने लगोगे तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन आप कितने रट पाओगे ज़्यादा, लेकिन अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना क्वेश्चन का कि भाई किस तरीके से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो रहा है, तो आप उस कॉन्सेप्ट पे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप सोल्व कर पाओगे। इसलिए मेरा जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि भाई मैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझाऊं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला लेक्चर है वो है चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु नियम है ना। वह कौन सा नियम है जो क्या बताता है कि भाई हमारा कोई एक सर्किट है उसमें धारा के प्रवाह के नियम कौन कौन से हैं, है ना। तो धारा के प्रवाह के नियम कौन बताता है? ओम का नियम। भाई ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम तो ये बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। यानी कि किसी सर्किट में बहने वाली धारा लगने वाली जो हमारी वोल्टेज है वो दोनों क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, है ना। और जो किरचॉफ का नियम है देखो ये बताता है ना धारा के प्रवाह को, बताता है कि नहीं बताता है ना, कि भाई किसी पॉइंट पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, है ना। तो ये बताता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जूल का नियम है, ये क्या बताता है? ये बताता है ऊर्जा, है ना। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, और फैराडे के नियम क्या है? फैराडे के तो बहुत सारे नियम है ना। जैसे कि कौन कौन से? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है, विद्युत अपघट्य का नियम है ना। तो इसके बहुत सारे नियम है। तो ये जो आंसर है इसका कि धारा के प्रवाह को समझने वाला नियम कौन सा है? किरचॉफ का नियम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध, यानी कि कोई हमारा धातु है उसका तुम ताप बढ़ाओ तो उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये मेरा एक लेक्चर भी है पुराना, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। या फिर जो हमने रेजिस्टेंस जब मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो तब भी बताया होगा कि अगर हम किसी धातु का ताप बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है ना। 3 तरीके की हमारी धातु होती हैं। कितने तरीके की? 3 तरीके की। पहली कौन सी होती है? पहली होती है देखो कंडक्टर, है ना, यानी कि चालक। नंबर 2 होती है इंसुलेटर, है ना। और तीसरी होती है हमारी सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, है ना। अब देखो, तो ये इसका जो कंडक्टर का जो ताप गुणांक होता है ना, किसका? कंडक्टर का, यानी कि चालक का, यानी कि धातु का, तो वो होता है पॉजिटिव। कैसा होता है वो? पॉजिटिव होता है ताप गुणांक। अब ताप गुणांक पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि किसी धातु का ताप बढ़ाओ उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, और इंसुलेटर और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो ताप गुणांक होता है वो होता है निगेटिव, है ना। क्या होता है वो? निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी इंसुलेटर का या सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, है ना। ताप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, है ना। तो यहां हमने धातु का क्वेश्चन आया तुम्हारे पास कि भाई धातु का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कंडक्टर का जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि जो हमारा धातु होती है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? कैसा होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? तो तुम्हें पता होना चाहिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि भाई एक इंसुलेटर है उसका ताप गुणांक कैसा होता है? तो उसका ताप गुणांक कैसा होता है? निगेटिव। सेमीकंडक्टर का भी निगेटिव, यानी कि इसमें ही क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अगर हम किसी इंसुलेटर का ताप बढ़ाएं तो उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर किसी इंसुलेटर का या सेमीकंडक्टर का आप ताप बढ़ाओगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो घट जाएगा। ठीक है, चलो, है ना। ये मिटा देता हूं, नहीं तो ये जो है हमारे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं हमने उनमें मिल जाएगा, है ना। ये इसलिए लिखने पड़ते हैं जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, है ना।
फटाफट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है भाई, है ना। ये कितना होता है, लगभग 1000 ओम, है ना। कितना होता है मानव शरीर का रेजिस्टेंस, लगभग 1000 ओम, है ना। अब ये वेरी भी कर सकता है कि भाई कोई पतला है ना। तो जो आपको मैंने एक नियम बताया था ना, R बराबर रो L अपॉन A, है ना। तो कोई अगर पतला है यानी उसका क्षेत्रफल कम है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कोई मोटा है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो ये वेरी करता है, तो लगभग इसलिए हम एवरेज लेते हैं, कितना, 1000 ओम लेते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाई R इक्विवेलेंट निकालना है। एक त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और उसमें क्या दिया हुआ है कि भाई एक रेजिस्टेंस, मतलब तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम वैल्यू के हैं और इनका R इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, A और B इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि टोटल प्रतिरोध। अब देखो यहां से करंट दो से आई, ठीक है, जब यहां करंट पहुंचेगी तो एक करंट यहां आएगी और एक करंट यहां आएगी, 2 करंट के रास्ते हो गए। तो ये वाली जो करंट है, ये वाली, इसके पास कितना क्या रास्ता है, एक रास्ता है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये वाला है हमारा रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज कनेक्शन में है ना। जहां पे एक ही करंट फ्लो करती है तो वो रेजिस्टेंस हमारे काहे में माने जाते हैं, भाई ये सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो हमारे जो ऊपर वाले 2 रेजिस्टेंस हैं वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। और आपको पता है कि जब भी हमारे सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2। तो कितना आ गया, 20 प्लस 20, यानी कितना आ गया, 40 ओम। ठीक है, तो यानी कि ये जो सर्किट है हमारा, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ठीक है, यहां ये आ गया 40 ओम और ये कितना बच रहा है हमारा, 20 ओम बच रहा है। ठीक है भाई, ए और बी। अब देखो ये 2 हमारे किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। अब तुम्हें पता है कि भाई पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, तो कितना आया ये, 40 गुणा 20 और 40 प्लस 20, तो कितना हो गया भाई, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने दो, है ना। और नीचे वाला कितना हो गया, ये हो गया 40 और 20 60, तो 0 से 0 कट गई, है ना। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 40 बटे 3 आ गया, है ना। या तो 4 एकम 4 कर दो और फिर कितना आ गया, सॉरी 3 एकम 3 और 3 तिया 9, है ना। और ये आ जाएगा 13.33 ओम। ठीक है, कितना आ गया भाई, ये 13.33 ओम। या फिर इसे तुम ऐसे भी रख सकते हो, 40/3 भी रखोगे तब भी आंसर इसका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम सोल्व करते हैं ना रेजिस्टेंस को, है ना, तो जब रेजिस्टेंस देखो यहां से सोल्व करते हैं तो उसका ना इस तरह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिया करो, मतलब एक सर्किट बना लिया करो, तो गलती होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो निम्न में से कौन सा गलत है, निम्न में से कौन सा गलत है। अब देखो ये क्या है, ये पावर के फार्मूले हैं, है ना। P बराबर I²R, क्या ये गलत है, P बराबर VI, P बराबर V² अपॉन R, है ना, या फिर P बराबर I²R। ठीक है, तो इसमें से ये भी सही है, पहला, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो कौन सा गलत है, ये गलत है, डी वाला, है ना। क्यों, क्योंकि I²/R नहीं होता, है ना, V²/R होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो। अब है 2 किलो ओम का मान क्या होता है, 2 किलो ओम का, है ना, 2 किलो ओम का मान क्या होता है, K का मान होता है 1000, है ना। और M का मान कितना होता है भाई, ये होता है ना, 1 के पीछे कितनी 0, 6, यानी कि इसे हम K को लिख देते हैं 10⁻³ और इसे लिख देते हैं 10⁻6, है ना। तो 2 किलो मतलब K मतलब 1000, तो यानी कि 2 की गुणा करो 1000 में तो कितना आ गया, ये आ गया, है ना। तो अगर ये पूछ रहा है तो M वाला भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है K वाला तो M वाला भी पूछ सकता है।
और इसमें दो चीज और होती है दोस्तों, एक तो होता है, ये तो है कैपिटल एम यानी कि मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6, एक होता है स्मॉल एम यानी कि मिली, मिली का मान होता है 10 की पावर -3, है ना, 10 की पावर -3, और एक होता है माइक्रो, है ना, जैसे मेगा है ऐसे माइक्रो है, लेकिन इसका मान होता है 10 की पावर -6, है ना। और इन्हें हम कैसे लिखते हैं, देखो अगर मैं कहूं कि भाई ये है यहाँ पे, इसे मिटा देता हूं, है ना, इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई 100 की पावर 100 मिली ओम, है ना, R बराबर 100 मिली ओम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी R बराबर 100 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है। क्यों, क्योंकि मिली का मान कितना है 10 की पावर -3, है ना, तो R बराबर कितना हो जाएगा 100। अब ये जो 10 की पावर -3 है ये चला जाएगा बटे में, और बटे में मतलब 1000, भाई 100 की पावर 3 ये है ना, -3 ये है, तो इसे भी हम, इसका मान होता है 1/1000, है ना, तो 1 की गुणा करोगे तो वही आएगा, तो ये हो गया 1/10 ओम यानी कि 0.1 ओम। इस तरह के भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। ऐसे ही मेगा वाला भी अपने आप सोल्व करके देखना, ठीक है, कुछ भी वैल्यू मानना और उसे सोल्व करके देखना। ये तो मैंने तुम्हें कौन सा बताया है, मिली वाला बताया है, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन जो है वो है हमारा 6 वोल्ट पर 1.2 एम्पियर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, है ना। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है किसका, अगर वोल्टेज हमारी ये है और धारा हमारी, है ना, 1.2 एम्पियर है, तो तुम्हें एक नियम पढ़ाया है, कौन सा नियम, ओम का नियम। और ओम का नियम क्या कहता है, बताओ भाई जरा क्या कहता है, V बराबर I R, है ना, तो R बराबर क्या होगा V/I, और V हमें कितना दिया हुआ है 6, और I कितना दिया है 1.2, ठीक है। तो यहां से 0 हटेगी ऊपर, सॉरी दशमलव हटेगी तो 0 बढ़ जाएगी, तो 12 पंजे कितना हो गया 60 आ गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितने तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने ही तुम्हारे जो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की वो है कि भाई कितने सोल्व तुम्हारे से होंगे क्वेश्चन, वो प्रायिकता तुम्हारी बढ़ेगी, है ना, क्वेश्चन तुम सही करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है भाई। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तार में धारा होगी। अब देखो जब तुम्हें करंट पढ़ाई थी तो करंट का फार्मूला क्या पढ़ाया था, करंट बराबर मैंने तुम्हें पढ़ाई थी I बराबर Q/T, उसी पे ये क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा, 30 कूलाम, है ना। तो ये क्या है, ये तो T है 3 सेकंड, और ये 30 क्या है, ये Q है ना। और हमें पता है I बराबर क्या होता है Q/T, तो इसे रख दो यहाँ पे 30/3, और 3 से कितना हो गया, ये आ गया 10 एम्पियर, है ना। देखो है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, फार्मूले पे आ गया, और ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे, लेकिन दोस्तों ये तब सोल्व होंगे जब तुम्हें इनके बारे में पता होगा, है ना। तुम डरोगे नहीं ये न्यूमेरिकल देख के कि अरे ये क्या दे दिया 3 सेकंड, है ना, कूलाम, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है ना। अब देखो 9वां क्वेश्चन, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 9th वाला, है ना। ये क्या कह रहा है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और इसने क्या दिया हुआ है, ए की रेजिस्टेंस दे रखा, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, यहां से देखो ये और ये यहां पे क्या कर रखा है, ये, है ना। तो इसका तुम्हें क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसका, सोचो जरा बताओ, है ना। इसे सोचो तुम, क्वेश्चन को इतना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे भी देखते रहो कि भाई इसका क्वेश्चन हम कितना निकाल सकते हैं, है ना। चलो अच्छा बता ही देता हूं कितना होगा। देखो
ये इन्होंने, ये है एक हमारा ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि ये इन्होंने क्या किया हुआ है, यहां से यहां ये किया हुआ है शॉर्ट सर्किट, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर देना। और जब भी कोई ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो जाती है ना, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस ब्रांच को क्या कर, अगर ये ब्रांच ना होती, ये ऐसे होता, तो अगर ये पूछता भाई कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तब तुम कहते 10 ओम है जी, है ना। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो इसके साथ चाहे यहां एक और रेजिस्टेंस क्यों ना लगा होता, तो वो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाती? 0 हो जाती। क्यों? क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस क्या है? ये 0 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। और जब शॉर्ट सर्किट कोई सर्किट हो जाता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? वो 0 हो जाती है। इसलिए जो है इसका ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? वो होगा 0। ठीक है, ये था ट्रिकी क्वेश्चन हमारा। अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या है कि 50 वाट के 10 बल्ब दिन में 10 घंटे जलाए जाते हैं, तो एक माह में, है ना, कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? है ना, खर्च विद्युत ऊर्जा होगी, एक माह में कितनी ऊर्जा खर्च करेंगे? तो एक माह मान लो 30 दिन का, है ना। कितने दिन का? 30 दिन का। ठीक है भाई, चलो अब देखो कैसे करेंगे। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना, है ना, कुछ नहीं करना ना। E बराबर क्या है? कितने वाट है? 50। दिन में कितने बल्ब जल रहे? 10 बल्ब जल रहे। कितने घंटे जल रहे? 10 घंटे जल रहे। ठीक है भाई, इसे क्या कर दो, क्या करेंगे भाई से हम, है ना। और कितने दिन का निकालना हमें? 30 दिन का निकालना। तो 30 दिन का ये आ गया। यानी कि जो भी हमें इसमें डिजिट दी हुई है, जो भी दी हुई है, उनकी सबकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। E बराबर क्या होता है? अच्छा फार्मूला देख लो पहले, है ना। E बराबर क्या होता है भाई? P गुणा T, है ना। और P बराबर क्या होता है? V गुणा I गुणा T, है ना। अब ये तो इसने दे दिया क्या? P दे दिया 50 वाट, ये आ गया ये। और समय कितना दे दिया? 10 दे दिया, है ना। अब बल्ब कितने दे रखे? 10 दे रखे, है ना। अगर ये 1 देता तो तब तो हम 50 गुणा 10 कर देते, गुणा 30 कर देते। लेकिन अभी कितने बल्ब दे रखे इसने? 10 बल्ब दे रखे। ठीक है, तो इसलिए 50 वाट के कितने बल्ब? 10। कितने घंटे चल रहे? 10 घंटे चल रहे। और कितने दिन चल रहे लगातार? 30 दिन चल रहे। तो सबकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अभी ये क्या आई? ये तो यूनिटरी आई है। इसे यूनिट बनाने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, है ना। इस ऊर्जा का यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग करनी पड़ेगी। तो 1 0 से 1 0 कटी, 1 से 1, इससे ये, और कितना आ गया? 150 यूनिट। तो आंसर हमारा सी सही हो गया। ठीक है भाई, आंसर हमारा सी सही हो गया। चलो, पदार्थ में चालन नहीं होगा। कोई पदार्थ है उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी, है ना। चालन होना यानी कि करंट प्रवाहित नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब वो दोनों पदार्थ समान पदार्थ के बने होंगे, असमान पदार्थ के बने होंगे, या समान वोल्टेज वाले होंगे। तो जिस दिन तुम्हें वोल्टेज पढ़ाई थी, एक चीज बताई थी कि अगर दो सिरों पे, कोई ये हमारे दो सिरे हैं ए और बी, है ना, और इसमें वोल्टेज हमारी क्या हो जाए? बराबर हो जाए, है ना, तो इन दोनों के बीच में करंट प्रवाहित नहीं होगी, है ना। तो यहां आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ना तो इससे फर्क पड़ता कि कोई पदार्थ है वो समान मटेरियल का बना हुआ है, ना इससे फर्क पड़ता कि असमान मटेरियल से बना हुआ है। किससे फर्क पड़ता है? कि दोनों जो टर्मिनल हैं उनके बीच में वोल्टेज एक समान ना हो। अगर एक समान होगी यानी वोल्टेज बराबर होगी, तो उसके अंदर करंट प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट देखो कि चालकता अधिक होती है। किसकी चालकता अधिक होती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, या न्यूट्रॉन की, या फिर आयन की, है ना। तो इसका आंसर क्या लगाना हमें? सही आयन लगाना। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, किसकी चालकता अधिक होती है? आयन की अधिक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो इस तरह है। 13 क्वेश्चन जो है वो है हमारा को क्या कहता है कि धारा घनत्व राशि है। धारा घनत्व क्या होता है? करंट डेंसिटी होती है ना।
तो करंट डेंसिटी राशि है। अब ये बताना है अदिश और सदिश। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि भाई करंट कौन सी राशि है, अदिश है सदिश है, वोल्टेज कौन सी राशि है। तो जैसे तुम्हें बताया था कि भाई करंट और वोल्टेज जो है हमारी कौन सी राशि है, अदिश राशि है ना। तो इसी तरह धारा घनत्व जो है हमारी कौन सी राशि है, वो सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और धारा घनत्व को हम कहां से प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। कहां से प्रदर्शित करते हैं भाई, जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए होता है, ठीक है। और जे बराबर क्या होगा, एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कट जाता है। और जे बराबर क्या होता है, एन ई वी डी, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और वी क्या है हमारा, जो उसका वेव होता है, ठीक है भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसे, ठीक है। वीडी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जे क्या है हमारा, धारा घनत्व। केवल इतना याद रखना, धारा घनत्व क्या है, कैसी राशि है, सदिश राशि है ना। और क्या है इसका फार्मूला, जे बराबर आई अपॉन ए, ठीक है। ये याद हो रहा है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है, और जे बराबर आई अपॉन ए, ठीक है। इसके बाद आओ, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। जिस दिन तुम्हें बताया था, क्या बताया था, आर बराबर रो एल अपॉन ए बताई थी उस दिन। जे इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या है, सॉरी इसकी जो क्या बोलते हैं इकाई क्या है, यूनिट, वो क्या थी, ओम मीटर, ठीक है। क्या थी, ओम मीटर। चलो अब देखो किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होगा, है ना। अधिकतम मतलब कौन सा प्रतिरोध इनमें से सबसे बड़ा होगा। जैसे एक है 10 ओम का 50 वाट का, 100 ओम का 10 वाट का, 1 किलो ओम का, 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम, है ना, और 1 वाट। और एक है 10 मेगा ओम, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1/2 वाट। अब तुम्हें बताना है कि भाई इनमें से सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा होगा, है ना। इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा। तो अगर तुम ये वाला सोच रहे हो डी, तो भाई गलत हो। क्यों, क्योंकि ए सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसके वाट सबसे ज्यादा है। तो हमें क्या देखना होता है कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भाई किस रेजिस्टेंस का साइज सबसे बड़ा होगा, तो जिसके वाट सबसे बड़े होंगे, है ना, जिसके वाट ज्यादा होंगे उसका साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस पर मत लगा देना। वो ये क्वार्टर वाट का भी हो सकता है, 1/4 वाट का, ठीक है। लेकिन जिसके वाट सबसे ज्यादा है उसका साइज होगा सबसे ज्यादा, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। और 15 तो क्वेश्चन हुए ही, लेकिन अगर तुम इन्हें सोल्व करोगे और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझोगे एक एक, तो कम से कम ये आपके 30 से 35 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता दिए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि भाई वीडियो को पूरा देखो, यहाँ तक तुम पहुँचो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।